अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। बारी है चैप्टर 5 टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, यही तीन मेन टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग कपल का जो टॉपिक है। और देखते हैं किस किस किस्म के एमसीक्यूज जो है वो आ सकते हैं पेपर में इस चैप्टर से। नंबर 1, टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज। टॉर्क को हम क्या कहते हैं? एंगुलर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स। याद रखिए, टॉर्क का मतलब ये है कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है और उस फोर्स की वजह से उसमें रोटेशन आती है, मूवमेंट आती है, मतलब रोटेशन आती है, वो टर्न करती है बॉडी। इस वजह से टॉर्क को कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि वो जो मूवमेंट आ रहा है वो आ रहा है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 2, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड। अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है कुछ इस तरीके से होता है, कितना एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये बराबर होता है टॉर्क के। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के जरिए हासिल होता है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क डायरेक्टली। Question number 3, force of 8 Newton is applied to a spanner perpendicularly at a distance 0.12 meter. एक स्पैनर है, एक पाना है, जिसके ऊपर जो है वो 8 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है और जो डिस्टेंस है वो 0.12 मीटर का है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द नट के सेंटर से। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा जो उस नट पर एक्ट कर रहा होगा? तो देखो, सीधी सी बात ये कि अगर फॉर एग्जांपल इधर कोई नट है और जो है वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, तो बात सारी ये है कि अगर हम किसी भी स्पैनर से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से हम इसके ऊपर स्पैनर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो कंडीशन जो इन्होंने बताई है वो कंडीशन ये बताइए कि हम यहाँ पे एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स हम इस तरफ से अप्लाई कर रहे हैं इसको ओपन करने के लिए ना, इस नट को ओपन करने के लिए। फोर्स जो है वो 8 न्यूटन है और जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो बराबर है 0.12 मीटर की। तो सीधी सी बात है, जो टॉर्क है वो बराबर होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर। तो यानी कि हमें सिर्फ क्या करना है, हमें 8 को मल्टीप्लाई करना है 0.12 से, which is equal to 0.96 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द टॉर्क इज जीरो इफ एंगल, यानी कि जो थीटा होता है फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान में, वो कितना होता है? तो देखो, टॉर्क जो है बेसिकली अगर मुकम्मल फार्मूला बताऊं तो वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि होता है एफ टी और साथ में आ जाता है साइन थीटा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर जो टॉर्क है वो जीरो हो रहा है तो एंगल पर डिपेंड कर रहा है, तो साइन थीटा, साइन कब जीरो आता है? तो याद रखो, अगर थीटा बराबर होता है 0 डिग्रीज के तो साइन जीरो भी बराबर आता है 0 के। ठीक है ना? तो क्या हो गया, अगर फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान में एंगल होगा 0 डिग्रीज तो याद रखिए टॉर्क भी 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम होता है 90 पर। यही सवाल अगर मैक्सिमम के लिए आ जाए तो आप 90 डिग्री को सेलेक्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, द मोशन ऑफ बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द मोशन ऑफ इट्स। देखो, किसी बॉडी के जो मोशन है ना, अगर बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स हैं, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं, और आप जो है वो उस पूरी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हो, तो वो एक पॉइंट के जरिए करते हैं, विच पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके जरिए आप पूरी जो बॉडी है उसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, सो यही आंसर हो जाएगा। नंबर 6, द रेशियो ऑफ एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम। अगर हम एस आई यूनिट्स निकालें, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का, और दोनों का रेशियो निकालें, तो इसमें से क्या आंसर आएगा? तो देखते हैं इसको। सबसे पहली बात, एंगुलर मोमेंटम जो है वो बराबर होता है एम वी आर के, और उसका यूनिट बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इनटू इसका मीटर हो जाता है, तो ये हो जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, और जो लीनियर मोमेंटम होता है वो बेसिकली एमवी के बराबर होता है, और ये होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? एक छोटा सा काम हम कर लेते हैं इसको, ताकि वो ऐसा यूनिट से बन जाए। इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं सेकेंड से, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा, ये सेकेंड स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई में आ जाएगा सेकेंड। ठीक है ना? तो और ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर, ये बराबर होता है जूल के। ठीक है ना? ये चीज किसके बराबर है? ये जूल के बराबर है। तो इसी वजह से एंगुलर मोमेंटम का एक यूनिट होता है जूल सेकेंड। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट जूल सेकेंड याद है तो इतनी कहानी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जूल सेकेंड के ऊपर आ जाओ। ठीक है ना? और यहाँ पर भी जो है ना इसको कुछ रिलेटेड बनाना पड़ेगा। कैसे? अगर इस इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एस करा दूं तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड।
ये पूरी वैल्यू बराबर होती है न्यूटन के, तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकंड, जो कि यूनिट होता है लीनियर मोमेंटम का। बस ये 2 यूनिट आपको पता होने चाहिए। डायरेक्टली बताएं तो आप फौरन इसका आंसर निकाल लोगे। क्या आंसर बनेगा? हमें रेशो चाहिए इन दोनों के ऐसा यूनिट्स का, तो ये होता है जूल सेकंड और ये होता है न्यूटन सेकंड। तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा सेकंड से सेकंड कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा आंसर जूल पर न्यूटन, जो कि हमारा कौन सा आंसर है? जो कि है ऑप्शन डी। नंबर 7, 2 फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट करती हैं कपल को। कौन सी 2 फोर्सेस जो है वो कपल कहलाती हैं? जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो। करेक्ट बात है, इक्वल हो इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ऑपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, ये भी कंडीशन है। इट मींस ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। देखिए, कपल कहते ही 2 फोर्सेस को है, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स, अपोजिट डायरेक्शन और नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, उसको कपल कहते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नंबर 8, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 0 to 720 इन 4 सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना होगा? ऑलरेडी बता चुका हूं, जो टॉर्क है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में 720 का चेंज आया है और कितनी देर में आया है? 4 सेकेंड में आया है। तो सीधा सीधा 720 डिवाइड बाय 4, 180 जूल्स। ठीक है जी। 9, द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। अब एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है होल वेट, सारा का सारा वजन। वो पॉइंट जहां पे किसी बॉडी का सारा वजन एक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखो, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जहां सारा का सारा मास अपीयर करता एक्ट करता हुआ अपीयर होता है उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ कपल डिपेंड्स अपॉन, जो कपल का फॉर्मूला है उसके अंदर F आता है और इनटू D आता है, और D होता है डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कपल डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ F फ्रॉम ओरिजिन नहीं, डिस्टेंस ऑफ माइनस F फ्रॉम ओरिजिन नहीं, डिस्टेंस बिटवीन F एंड माइनस F। ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस इन केस ऑफ कपल। डेरिवेशन देखो मैंने कराई हुई है चैनल के ऊपर। 11, if linear momentum of body is doubled and parallel to the axis of rotation then the angular momentum will be। अगर linear momentum को हम डबल कर दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा एंगुलर मोमेंटम के ऊपर? तो याद रखिए, ये जो है L बराबर होता है R क्रॉस P के। ठीक है ना, R क्रॉस P के बराबर होता है। तो अगर तो हम लीनियर मोमेंटम को डबल कर दें, ठीक है ना, अगर हम डबल कर दें लीनियर मोमेंटम को तो एंगुलर मोमेंटम भी कितना हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आंसर आ जाएगा डबल। द सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर आते हैं, कोइंसाइड तब करते हैं जब ये सारा का सारा काम हो रहा होता है यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में। अगर ऑब्जर्वेशन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में की जा रही है सो सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करता है विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नंबर 13, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय। तो एंगुलर मोमेंटम का भी जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो क्या था? आर क्रॉस पी। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर पी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है साइन थीटा आता है, आर पी साइन थीटा। नंबर 14, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ टायर ऑफ अ कार ऑफ मास 10 किलोग्राम रेडियस 0.1 और कार मूव कर रही है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा या एम वी आर वाला फॉर्मूला। मास है बराबर 10 के, स्पीड बराबर है 10 के और ये आ गया हमारे पास 0.5। तो ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू 0.5 बराबर होता है 50 के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। 15, if the net torque acting on a body is 0 then dash of the body is conserved। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क 0 होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और अगर नेट फोर्स 0 होती है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, जो कि चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फिर वही बात है, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है कि एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट रहता है? जब उसके ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस वन। 17, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन इज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है उसे क्या कहा जाता है? 2 चीजें हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो आपको पता है अल्फा, और जो हमारे पास क्या है दूसरा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है वो बेसिकली बराबर होता है एम आर स्क्वायर के। तो जो रिलेशन बना वो किसका बना? एम आर स्क्वायर अल्फा। क्या चीज बनती है एम आर स्क्वायर अल्फा? तो टॉर्क की डेफिनेशन अगर हम देखें ना तो टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू
मूवमेंट आर्म जिसको हम आर से शो करते हैं, और F इज इक्वल टू एम ए होता है इंटू आर, तो एम ए इंटू आर हो जाएगा। एक फॉर्मूला चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन, ए बराबर होता है आर एल्फा के। तो क्या वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, अगेन m अपनी जगह पर है, a की जगह पे आ जाएगा आर एल्फा, और r एज इट इज है तो क्या बनेगा, बनेगा एम आर स्क्वायर एल्फा, जो कि बेसिकली किसको शो कर रहा है, टॉर्क को शो कर रहा है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास टॉर्क। इफ द फोर्स, एक फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है एक बॉडी पे जो कि 2 मीटर के फासले पर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो जो मैग्नीट्यूड होगा रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, देखो ये जो वर्ड लिखा है ना रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का जो रोटेशनल एनालॉग होता है उसको हम कहते हैं टॉर्क। तो बेसिकली हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है और हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो सबसे पहले फोर्स निकालनी पड़ेगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो कितना कितना है 2 4 माइनस 3, ये है 2 4 माइनस 3, तो 2 4 और ये हो जाएगा माइनस 3, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 4 प्लस 16 प्लस 9, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस ये हो गया 29, ठीक है, एफ की वैल्यू आ गई 29 अंडर रूट। और अब हमें क्या करना है, हमें टॉर्क मालूम करना है जो कि आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, जो डिस्टेंस गिवन था वो बराबर था 2 मीटर के, तो क्या आंसर आएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर, ठीक है ना, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो करीब करीब आंसर जो है वो 10 न्यूटन मीटर हो जाएगा। 19 a body will be in translational equilibrium if the vector sum of external forces on a body is equal to 0, ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब होता है जब किसी बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम है वो बराबर होता है 0 के। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through the body itself, corresponding रोटेटरी मोशन इज कॉल्ड। तो देखो जब भी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी से ही पास हो जो कि रोटेशन कर रही है, तो ऐसे मोशन को कहते हैं स्पिन मोशन। स्पिन का मतलब ये होता है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उसी बॉडी से पास हो रहा है, तब जाके उसे हम स्पिन कहते हैं। 21, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसका सेंटर ऑफ मास उस बॉडी से ही बाहर लाई करता है। पेन का जो सेंटर ऑफ मास है वो पेन के सेंटर में लाई करता है, जो डाइस का सेंटर ऑफ मास है वो डाइस के सेंटर में लाई करता है, जो रेक्टेंगुलर टाइल का सेंटर ऑफ मास है वो रेक्टेंगुलर टाइल के सेंटर में लाई करता है, और जो कि उस बॉडी में लाई करता है। लेकिन ये जो बेंगल है ना, बेंगल कहते हैं चूड़ी को, तो चूड़ी को अगर हम बनाएं तो चूड़ी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस जगह पे लाई करता है, और ये जगह आउटसाइड ऑफ बेंगल है, इस वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बेंगल। 22, दो बॉडीज हैं 5 किलोग्राम की और 15 किलोग्राम की, जो कि लोकेट हुई हैं कार्टेशियन प्लेन में 1,0 पर और 0,1 पे। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास, तो उनके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होगी। पहले वाली टर्म x की है और दूसरी वाली जो है y की है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 1 0 है और 0 1 है, 5 और 15। तो देखो x बराबर होता है पहले ऑब्जेक्ट का मास और उसका डिस्टेंस, दूसरा ऑब्जेक्ट का मास और उसका डिस्टेंस, और डिवाइड बाय टोटल मास यानी कि m1 प्लस m2। और जब हमें y को निकालना होगा तो y के लिए भी ऐसे ही करेंगे, y बराबर होगा पहला मास उसका y का डिस्टेंस, दूसरा मास उसका y का डिस्टेंस, और नीचे आ जाएगा दोनों मासेस का सम यानी कि m1 प्लस m2। तो अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पहला मास कितना था, पहला मास है 5 और 15, ये आ गया 5, और 5 वाले का डिस्टेंस कितना है, पहले वाले का x का डिस्टेंस है 1, तो ये आ जाएगा 1, दूसरा है 15 और उसका डिस्टेंस है 0, और नीचे आ जाएगा 5 प्लस 15, ठीक है। तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 5 1 जार 5, 5 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, 5 डिवाइड बाय 20, 5 1 जार 5 और 5 4 जार 20 यानी कि 1/4 आ जाएगा x का आंसर। इसी तरीके से y की कैलकुलेशन करेंगे तो 5, पहले वाले के y का डिस्टेंस कितना है, y का डिस्टेंस है पहले वाले का 0 और फिर उसका 1 है, तो ये हो गया 0, और 15 वाले का आंसर जो है वो 1 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5 प्लस 15, अगेन ये 20 हो जाएगा, ऊपर हो गया 15, नीचे आ गया 20, तो 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 3/4। तो हमारा आंसर होना चाहिए 1/4, 3/4, 1/4, 3/4, दिस वन, डी आंसर। 23, एक डांसर है जो कि आइस के ऊपर स्टार्ट कर रही है तेजी से स्पिन करना
जब वो अपने हाथों को फोल्ड कर लेती है। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने अपने लेक्चर में भी समझाया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। ऐसा करने से एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाता है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। डिक्रीज इन द फ्रिक्शन एट द स्केट्स, इंक्रीज इन द एंगुलर मोमेंटम, डिक्रीज इन द एंगुलर मोमेंटम, कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम एंड डिक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब भी किसी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है और डिक्रीज हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि रेडियस कम हो जाएगा और नतीजे में जो वो डांसर है वो तेजी के साथ स्पिन करेगी। 24, जब टॉर्क एक्ट करता है कि सिस्टम पे और वो इंक्रीज हो जाता है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल डिक्रीज। क्या चीज डिक्रीज हो जाती है? अभी आपको बताया, एंगुलर मोमेंटम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और फाइनली 25, लास्ट वन, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग इन द कपल इज। कपल के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो कितनी होती है? 0, इनफाइनाइट, ट्वाइस, हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो याद रखिए रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है, टॉर्क जीरो नहीं होता, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड्स की हैं और एक्ट कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है जी, तो ये पास्ट पेपर के एमसीक्यूज देख लेना, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के ऊपर। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।